महेश बाबू, आपका जो रोस्ट है वो अगली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर बस बातचीत है। बाकी जनता महोदय ऐसा चश्मा लगाने वाले पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। और हाँ, वीडियो को पूरी देखना और हो सके तो शेयर करना जरूरी है। एंजॉय करो। हेलो जी, स्वागत है भाई तुम लोगों का इस नई वीडियो के अंदर। और आज वाली वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इंटरनेट पे चल रही कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूंगा। पहली कंट्रोवर्सी कि एक गुंडा, एक इन्फ्लुएंसर जो खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहता है, उसके ऊपर एक मीम बनाने के लिए 18-20 साल के लौंडे को हरेस करता है, बुली करता है, उसके घर जाके मारता है, उसके ऊपर गोबर लगा देता है, उसके ऊपर पेशाब कर देता है। मैं चीज क्लियर कर दूं कि पेशाब लगाना, गोबर लगाना ये अभी एलिगेशन है। लेकिन जिस हिसाब से ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर तुम इनके पॉडकास्ट देखोगे, इनके इंटरव्यूज देखोगे, तो तुम लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो एलिगेशन इन पे लगे हैं वो सिर्फ एलिगेशन नहीं है। अगर कल को मान लो मेरा दिमाग बहुत अलग चलने लग गया कि मेरे को किसी से बदला ले, मैं बैठ हूँ 250 की स्पीड पे बाइक पे, नंबर प्लेट हो ना, मैं 30-40 मीटर से बंदा उड़ाया पार, ढूंढते रहो कौन। अभी भैया ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाला टेक हटाते हैं, हम सीधे आते हैं पॉइंट पे। पहला जो टॉपिक है वो है रजत दलाल। रजत दलाल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनकी बॉडी तो भैया केड़ी है, ये बात माननी पड़ेगी। रजत भैया पीटीओ मत यार। अब मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का पर्पस ना एक्सपोज और रोस्ट नहीं है, ये क्रिटिसिज्म वीडियो है। अब मैं सीधे स्टोरी पे पहुंचूं कि क्या कंट्रोवर्सी हो गई, कैसे हरेस किया, उसके पहले हम रजत के बारे में थोड़ा जानते हैं। के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जाने। तो रजत भैया जो हमारे हैं, उनको हर चीज फुद्दू लगती है। तू कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स। साइंस स्ट्रीम से? कॉमर्स। अरे बहन फालतू। रजत भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने साइंस लेके क्या उखाड़ लिया? मतलब मल्टीपल एफआईआर, हरेसमेंट के केस, मतलब इस तरीके से नाम बनाने से तो बेटर है कि सीए करके थोड़ी मेहनत कर ली जाए। नहीं, यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि रजत को कॉमर्स वालों से प्रॉब्लम है, रजत को हर चीज से प्रॉब्लम है। ये एमसीडी जाएगा, वहां पे लड़ लेगा। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। किसकी? वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। आप तो मेरे भाई हो, परमिशन कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है? देखो, आप मेरे भाई हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर लिखा कहाँ पे है? अरे मेरा फोन, मेरा कैमरा, हम बनाएंगे। एमसीडी वाली वीडियो जब रजत ने रिकॉर्ड करी, व्लॉग और इंस्टाग्राम पे डाली, तो ये काफी वायरल हो गई। काफी सारे मीम पेजेस इसको फैला रहे थे, काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में हंस रहे थे। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि जो एमसीडी वाले लोगों का इसने वीडियो बनाई, ये गाली दे रहा है, वो लोग वहां पे बस काम कर रहे थे। आप एज में मेरे से बड़े हो, तो रजत भैया आप मेरे को बताओ कि इन लोगों का कसूर क्या था? ये 12-15 हजार रुपए में पूरे दिन वहां पे घिसते हैं, परेशान होते हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, पूरे दिन सर्व करना है। इन लोगों को क्या कसूर था कि रात में उनको एक बंदा जाएगा और गाली देगा? मेरे को तुम लोग बताओ, क्या ये कंटेंट था? नहीं। इन लोगों को परेशान करना क्या फनी था? नहीं। और ये गाली देना, जबरदस्ती व्लॉग बनाना, क्या ये सही है? लेकिन मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि मीम पेजेस, कई सारे इन्फ्लुएंसर इसकी ये बावली हरकतों को भी सपोर्ट करते हैं। रजत भैया बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली एक बार बैठ के अपना कंटेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका कंटेंट और कुछ नहीं, लोगों को परेशान करना है। और उससे चूतिया बात ये है कि लोग फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ साइकोपैथ। और ये बात रजत भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस पॉडकास्ट के नीचे कॉमेंट है जिसके साथ 6,500 लोग एग्री करते हैं। मैं एक बार को रजत भाई आपके साथ एग्री कर देता हूँ कि ये जो कॉमेंट है साइकोपैथ वाला है, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर तुम लोग रजत की हरकतें पिछले कुछ टाइम से देखो, तो जिस बंदे का पूरा करियर, जिसको मैं जानता हूं, तुम लोग जानते हो, लफड़ों की वजह से, लड़ाई की वजह से, इंस्टाग्राम लाइव पे आके एक दूसरे को अब्यूज करना या उसकी जगह पे पहुंच जाना, लफड़े करना, इसकी वजह से हम लोग जानते हैं। तुम लोग इसका पूरा कंटेंट अगर देखोगे तो तुम समझोगे कि किसी बंदे को परेशान करना, एक दूसरा नाम दे दो कि ट्रोल करना, रोस्ट करने पे बना हुआ है। लेकिन सेम टाइम पे कैरी मिनाटी जैसे बड़े रोस्टर ने इस बंदे के ऊपर वीडियो बनाई, 1.5 मिनट का पार्ट, जिसके अंदर उसने इसको माइटी राजू बोला। और बंदा जिसका कंटेंट इंटरनेट ट्रोल और हेट रोस्ट दे के बनाए, वो बंदा कैरी मिनाटी की वीडियो से अफेंड हो गया। और भाई साहब ने सिर्फ 1.5 मिनट के रोस्ट के लिए कैरी मिनाटी को धमकी दी कि तू वीडियो डिलीट कर दे। मतलब तुम लोग ये समझो कि एक बंदा जिसने इतनी बढ़िया बॉडी बना रखी है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, माइटी राजू बोलने में भाई की जल गई। अब रजत बाबा, ये जो कमेंट था आपके ऊपर आया था साइकोपैथ, मतलब आप में और कैरी में एक डिफरेंस है कि कैरी मिनाटी ने आपकी धमकी के बाद अपनी वीडियो हटा दी, जबकि वो एशिया का वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर है भाई। और रजत भैया बिल्कुल बुरा मत मानना, लेकिन मेरे हिसाब से यही डिफरेंस है एक कंटेंट क्रिएटर में। जो कंटेंट क्रिएट करता है उसके लिए लफड़ों से ज्यादा जरूरी है अपनी इमेज, जबरदस्ती लफड़े में नहीं पड़ना। और आप में जिसने उसको कॉल आउट ही क्लाउड और व्यूज के लिए किया था। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं क्रिटिसिज्म देना पसंद करता हूं, तो रजत भाई जैसे ही आपने कैरी
की वीडियो डिलीट करवाई या वो पार्ट ट्रिम करवाया, उसके बाद से जो लोग आपको एक्चुअली पसंद करते थे, जो आपकी इन बकचोदियों को पसंद करते थे, जिनको लगता था कि एटलीस्ट ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है, उन्हीं लोगों ने कमेंट सेक्शन में आपको ही हेट देना चालू कर दिया। और यहां से आपको समझना चाहिए था कि मैं जो कर रहा हूं वो जब तक कंटेंट के है, जब तक फनी है, तब तक ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को परेशान करूंगा तो ये मेरे पे बैकफायर चीजें करेगी। और यहां से शुरुआत होती है एक ऐसे केस की जो इंटरनेट के ऊपर एक्चुअली धब्बा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना है, जो ट्रोलिंग, जो हेल्दी ट्रोलिंग होती है, मीम्स बनाना है, उनका गला घोटना है। कल को मैं तुमको कहूं कि कोई बंदा अगर मेरे पे मीम बनाए और मैं जाके उसके घर पे उसके मुंह पे मुद्द दूं या मैं गोबर लगा दूं, और चलो यार रजत भाई मैं आपके साथ मान लेता हूं कि ये सब सिर्फ एलिगेशन है, ये सब झूठी चीजें एफआईआर में, लेकिन उसको मारना, उसको अपनी कार में बिठा के उससे ये बुलवाना कि क्रेजी दीप मेरा बाप है और उसने मेरी मां, यार आपने ये चीज सोची है कि उसने सिर्फ एक मीम बनाया था, उसने सिर्फ आपको ट्रोल किया था, लेकिन आपने उसकी फैमिली की, उस बंदे की मेंटल हेल्थ की 12 बजा दी। फोन किया सुबह 11:30 के आसपास, उसने इंस्टाग्राम पे फोन किया, बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से, उसको बिल्कुल पता नहीं चला। बेटा बेटा करके उसको फोन किया, पहले बोले तू कहाँ है, बोले तूने क्या वीडियो में क्या कमेंट डाला है, बोले क्या भैया, वो रिस्पेक्ट से बोल रहा था, भैया क्या, बोले जो कमेंट डाला है वो, बोले भैया अगर आपको बुरा लगी है कमेंट में कुछ ऐसा लगा है तो मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अहमदाबाद में रहने वाले एक लड़के के साथ जिसके साथ रजत दलाल ने ये सब किया, उसकी मम्मी पापा ने अलग अलग जगह इंटरव्यू में ये स्टोरी बताई कि कैसे रजत दलाल ने उसके साथ मीठा बोल के एड्रेस लिया, उसके घर पे आया, उसको कार में जबरदस्ती बिठाया और उसके साथ ये सब हरकतें करी। एंड लास्ट में सबसे शर्म वाली बात ये कि लास्ट में जब उसको घर पे छोड़ा तो उसकी मम्मी से भी सॉरी बुलवाया। पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे, पापा रजत, क्या वो मेरा आदमी इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको। उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो, मेरा वीडियो उतारा उसने, मैंने हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, उसका क्या राइट है? बोले मेरे बच्चे को क्या 4 बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई, 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए? क्या बड़ा बनने जा रहा है? आपको धमकी भी, आपको भी मेरे को धमकी दी है। वहाँ उसके दोस्त खड़े थे, कोई बेचारा उसका दोस्त आज वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया। बोले अगर पुलिस में गए या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है कि कोई भी इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई भी गया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। रजत भाई आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप एक गुंडे हो, क्योंकि आप जाके एक बच्चा जो मीम बना रहा है आप पे, एक हेल्दी ट्रोलिंग में कहूंगा या नॉर्मल ट्रोल में कहूंगा, उस चीज से रिवेंज लेने के लिए आप उसके घर वालों को भी हरेस कर रहे हो। रजत भाई मैं हेट तो बिल्कुल नहीं दे सकता आपको, लेकिन एक क्रिटिसिज्म है कि आप खुद ही सोचो, आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें फॉलो करना चाहिए, वहां आप खुलेआम ये कह देते हो कि ये जो स्पीड लिमिट है ये मेरे लिए नहीं है। आप ब्लॉग बनाते हो कि आप दिन दहाड़े 160 की स्पीड पे कार चला रहे हो। अहमदाबाद वाला केस होने के जस्ट बाद एक और लफड़ा हुआ है कि अहमदाबाद में ये ओवर स्पीड कर रहे थे, इनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई। एक इन्फ्लुएंसर जो आए दिन कंट्रोवर्सीज के अंदर घुसता रहता है, लोगों को मारता रहता है, धमकियां देता रहता है कि भाई मैंने किसी को ट्रोल कर दिया, मैं किसी से लफड़े कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन कोई मेरे पे वीडियो मीम बना देगा तो मैं घर पे जाके उसको हरेस तक कर सकता हूं। तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं रहे, आप तो गुंडे ही हुए ना। अब भाई ये तो हो गई कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी इन सब चीजों के बाद रजत भाई अरेस्ट हो गए थे। अरेस्ट होने के बाद वो वापस छूट गए, उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि जो भी एलिगेशन मेरे पे लग रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर पेशाब किया, मैंने गोबर डाला, जो भी है ये सब झूठे एलिगेशन है, इसके एविडेंस सामने वालों के पास नहीं है। लेकिन रजत भाई आपने ही कुछ पोस्ट डाली थी और इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने उसको मुर्गा बनाया, आपने कार में बिठाया और आपके कहने पे उस बंदे ने डर के ये बोला कि रजत मेरा बाप है एंड ब्ला 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 जो भी है। रजत भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी बंदे ने आपको ट्रोल किया लेकिन उसके बदले उसको मुर्गा बनाना, उसे इस तरीके के स्टेटमेंट दिलवाना ये गलत था? रजत भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई बंदा मुझे कुछ गलत कहता है तो मैं जाके ठोकूंगा, उड़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन लो कुछ नहीं होता। शांति पुष्टि में बहुत सारी चीजें हो सकती थी। आपने क्या चूज किया? आपने चूज किया वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। जब एल्विश वर्सेस मैक्सटन हुआ था तो आप वो पर्सन थे जो उस लफड़े में बीच में गए और आपने शांति सुधा करवाया वहां पे। आप उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल बन गए, हम लोग, पूरा इंटरनेट आपको पसंद करने लग गया। चलो यार इस बंदे ने कंट्रोवर्सी सॉल्व करवा दी, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद आप खुद क्या है ये आयरनी भाई।
अब यहाँ पे पिपोई की वीडियो आती है, काफी सारे यूट्यूबर्स कॉल आउट करते हैं रजत को, और यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है कि अगर इंटरनेट पे मीम बनाने के लिए, किसी पे रोस्ट करने के लिए कोई बंदा, कोई गुंडा इंटरनेट पे उस बंदे को घर पे जाके मार देता है, तो भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी पे वीडियो बनाना, ये कॉमेंट्री चैनल, ये रोस्टिंग जोनर तो सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैंने ट्वीट किया कि काफी सारे यूट्यूबर्स ने, पास्ट में बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, जैसे थगेश ने, फुकरा इंसान ने, एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी, समय रैना और भी काफी सारे लोगों ने रजत दलाल मतलब इस गुंडे के साथ कोलैब किया था। अब तुम लोग और थगेश भाई ने जो वीडियो बनाई है, इनडायरेक्टली मुझ पे शॉट लिए, तो उनने कहा है कि भाई हम लोगों ने अगर इस गुंडे के साथ वीडियो बनाई है, मतलब रजत दलाल के साथ वीडियो बनाई है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेते हैं। मतलब उस टाइम पे इसने ये कुछ नहीं किया था, तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद में ये कोई मर्डर कर दे तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। तो यह आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसके साथ एग्री भी कर रहा हूं कि अगर आपने किसी के साथ वीडियो बनाई और बाद में जाके वो बंदा कंट्रोवर्सी या किसी के साथ कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लोगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये सोचो कि आपने अगर किसी के साथ वीडियो बनाई तो आपने उसको अपने चैनल पे प्रमोट भी किया, चाहे वो थगेश हुए, लक्ष्य चौधरी हुए, फुकरा इंसान हुए, एलविश यादव हुए, समय रैना हुए, कोई भी यूट्यूबर हुए जिन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था, उनकी वीडियो पे सिर्फ रजत दलाल की वजह से व्यूज नहीं आते, आपकी ऑडियंस ने भी इसको देखा था। अब जो बंदा जो आपके साथ किसी टाइम पे एसोसिएट हुआ था, अब अगर वो इस तरीके की चीजें कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि एटलीस्ट एक ट्वीट या एक स्टोरी डाल के आप इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन दे। मैक्सटन वर्सेस एलविश केस जब हुआ था तो आपने भी वहां पे एक ट्वीट डाला था कि फिजिकल वायलेंस के आप खिलाफ हो, लेकिन एक सिमिलर ट्वीट आपने इस केस के ऊपर नहीं की। मैंने जो ट्वीट किया था उसके अंदर मैंने कहीं नहीं बोला कि थगेश भाई आप आपकी वीडियो डिलीट करो या फुकरा इंसान आप आपकी वीडियो डिलीट करो। मैंने उसके अंदर यही बोला था कि जिन यूट्यूबर ने उसको प्रेस किया था व्यूज के लिए, अब वो यूट्यूबर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर चुप क्यों है। मैंने बार बार डिमांड की थी आप इन्फ्लुएंसर से, आप टॉप रोस्टिंग चैनल से, कि आप इसके खिलाफ कुछ बोलो, और बोलना क्यों जरूरी है इसका भी मैं एक रीजन दे देता हूं ऑडियंस को। पुणे में एक कार एक्सीडेंट हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर जब एक्सीडेंट हुआ 2 लोग मर गए, तब उनके लड़के को, वेदांत को छोड़ दिया गया था। जब सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने, सोशल मीडिया की जनता ने इतनी डिमांड की कि उनको जस्टिस चाहिए, अब जाके अग्रवाल फैमिली के लोग लगे। थगेश भाई आपने लफड़ा सेंट्रल के अंदर इसको बुलाया, आपने गलत नहीं किया था, वो सीरीज, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली बढ़िया थे, और मैं इस स्टेटमेंट से पीछे भाग नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने मेरे ट्वीट के अंदर और हर स्टोरी के अंदर आपको ये बोला था कि अब आपको इनके खिलाफ ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि आपका, मेरा और सारे रोस्टिंग चैनल चल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। आपको जब एक टिकटॉकर ने रात को गाली दी थी 2 साल पहले, तब आपके लिए कई सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी, हम सब ने सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। और थगेश भाई शायद आपको पता नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि इन सब यूट्यूबर्स ने तो व्यूज के लिए वीडियो बना दिए होंगे, मैंने थोड़ी ना बोला था सपोर्ट करने के लिए, तो उसको ही कहते हैं कम्युनिटी। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि जिस यूट्यूबर के खिलाफ हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, उस यूट्यूबर ने कई सारे यूट्यूबर्स को, रोस्टर्स को स्ट्राइक मारी थी। आपको पता है ईएसटी एंटरटेनमेंट जो मेरे फ्रेंड है जिन्होंने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, उनके चैनल पे भी एक स्ट्राइक आई थी, उनके लिए मैंने ट्वीट भी करा था। थगेश भाई क्या आपने उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया था? नहीं किया होगा भाई, आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो ऐसे छोटे मोटों की स्टोरी थोड़ी ना आती होगी आपके पास। नहीं, थगेश भाई, फुकरा भाई और जितने भी यूट्यूबर हैं जो मेरे ट्वीट से नाराज हो रहे हैं, पॉइंट यही था कि आप लोग टॉप इन्फ्लुएंसर हो। मेरे को एक बात बताओ भाइयों, तुम लोग बताओ अभी के टाइम पे टॉप इन्फ्लुएंसर है कौन? मतलब भुवन बाम वीडियो डालते नहीं है, आशीष चंचलन डालते नहीं है, हर्ष डालते नहीं है, अमित बढ़ाने की कभी कभी आती है, आप ही हो टॉप इन्फ्लुएंसर। तो मैं अगर आप लोगों को टैग ना करूं तो किसको करूं? हाँ भाई, जब मैंने पहली ट्वीट करी तो उसके अंदर मैंने थगेश और फुकरा इंसान दोनों मेरे ही दोस्तों को टैग किया, तो मैंने गलती कर दी भाई, है कि मैं अपने दोस्तों को टैग ना करूं और दूसरे लोगों को करूं। इसका सिंपल सा रीजन यही था क्योंकि मैंने आप दोनों की पूरी वीडियो देखी थी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैंने आपको अप्रिशिएट किया था। फिर भी आपके जितने फैन पेजेस है, मैं हाथ जोड़कर उनसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती हो गई, मुझे एक्सेट्रा यूट्यूबर्स या फिर और नाम डाल देने चाहिए थे, जो कि मैंने बाद में एडिट करके कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो यूट्यूबर जिसने रजत दलाल के साथ कोलैब किया था, क्या उनकी गलती है? नहीं, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने वीडियो बना के गलत नहीं किया। लेकिन अब जब उसने इस तरीके की हरकत की है तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी, अब आए सामने, क्योंकि आप टॉप इन्फ्लुएंसर हैं और आप ट्वीट डालें, जो कि आपने नहीं किया। आपने 4 दिन बाद एक राइटर को बोला स्क्रिप्ट लिखने को, आपने वो चीज उसमें इंक्लूड करवा दी, आपने उसके अंदर रजत के साथ साथ हम लोगों को भी लपेट दिया। तो सही बात है ना यार, आज आप चुप रहिए, मैं चुप रहता हूं, कोई भी आवाज नहीं उठाता है, लेकिन कल को जब आपके साथ या मेरे साथ या फिर किसी कम्युनिटी के बंदे के साथ ये सब चीजें होगी, या जब वापिस आपको कोई टिकटॉकर कॉल लगा के गालियां देगा, तो फिर सब चुप रहेंगे।
नहीं, छोटा मोटा गेम नहीं करने का। और यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि मैं ये चीज मानता हूँ कि हो सकता है कि आप स्मार्ट हो, आप बैठे हो कि भैया अभी ये सब एलिगेशन लगे, जब तक कंफर्म नहीं होता अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन क्या आपके हिसाब से किसी बंदे के घर जाना, उसको डराना, उसको मुर्गा बनाना, कार में बिठा के उससे स्टेटमेंट दिलवाना कि रजत दलाल ने मेरी माँ ये कर दी है, ये गलत नहीं था? आप लोग इसके खिलाफ एक सिंपल सा स्टेटमेंट या एक ट्वीट या फिर एक स्टोरी नहीं डाल सकते थे? मेरे स्टोरीज और मेरी ट्वीट्स का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं था कि लोग आपको हेट दें। मैं बस चाहता था एज अ कमेंट्री चैनल कि मैं बोलूं कि जो टॉप यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आगे आए और गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन बाद में जिस बंदे को आपने प्रमोट किया, आपकी ऑडियंस के सामने आपने उस बंदे को रखा, 5-5, 10-10 मिलियन व्यूज आए, बाद में अगर वो बंदे के खिलाफ ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं या वो कुछ गलत कर रहा है तो आपका एक ट्वीट तो बनता था ना। मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू यही है भैया कि रजत दलाल ने अगर ये सब किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर उसने पेशाब नहीं किया, गोबर नहीं लगाया, नहीं मारा, बट स्टिल किसी बंदे से उठक बैठक करवाना, उसकी मम्मी को सॉरी बुलवाना, ये सब चीजें रजत भाई गलत थी। अब जो भी करेगा माननीय कोर्ट ही करेगा। तो हम आते हैं अपनी अगली स्टोरी पे, जो कि है नीट की एग्जाम। नीट का रिजल्ट आने के बाद लाखों बच्चे परेशान हैं कि इस बार रिजल्ट में ऐसी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं, और हमने एनटीए से बहुत सारे जवाब मांगे हैं, बहुत सारे जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब हम रोहित सर की हेल्प ले रहे हैं और हम एनटीए को एक लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। रोहित सर बताएंगे आगे क्या प्रोसेस हम करेंगे। कल क्लैरिफिकेशन आया है, उसमें आंसर के बजाय कई और सवाल उठ गए हैं, और उन्हीं सवालों को ट्रांसपेरेंसी के लिए हम एक नेचुरल जस्टिस अपॉर्चुनिटी देते हुए एनटीए को लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाके मुद्दा एजिटेट किया जाएगा। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि नीट के साथ स्कैम क्या चल रहा है, मैं बता देता हूँ। इस बार जब नीट का रिजल्ट आया तो वो आने वाला था 10 दिन बाद, लेकिन उसको 10 दिन पहले जब इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हुए इंडिया में तब डाल दिया गया। ये थोड़ा सा फिशी था, क्योंकि जब बड़ी बड़ी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है तो उनका रिजल्ट जिस डेट पे दिया जाता है या तो उसके बाद निकाला जाता है या उस दिन, लेकिन ये थोड़ा सा फिशी था कि 10 दिन पहले ही डाल दिया। अब जब रिजल्ट आया तो काफी सारे टीचर्स ने, काफी सारे बच्चों ने इसके खिलाफ वीडियो बनाई कि जो नंबर उनके एक्सपेक्टेड थे, आने वाले थे, जो उन्होंने काउंट किए थे, उससे बहुत कम आ गए। इवन अलाक सर ने इनको एक्सपोज करते वक्त एक स्टोरी भी डाली थी कि एक बच्चे के 350 के अप्रोक्स कुछ नंबर आने वाले थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते वक्त उसके 453 हो गए। ये एक बच्चा है या बच्ची है, इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन्ड है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं, और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला, या कैसे हासिल हुआ। अब अगर तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पता है तो 100-150 नंबर से कितनी लाखों में रैंक ऊपर चली जाती है तुम्हें पता होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वो थी ग्रेस वाली, कि 720 में से 718, 719 नंबर कैसे आ गए। जिस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही करने पे +4 और गलत करने पे -1 होते हैं, उस एग्जाम के अंदर 718, 19 आना ये इम्पॉसिबल है। जब इन सब टीचर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि 718, 19 नंबर लाना तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वालों ने बताया कि हमने इस बार बच्चों को ग्रेस दी है। अब लोगों ने पूछा कि किस हिसाब से ग्रेस दी है, तो पहले स्टेटमेंट आते हैं कि कुछ बच्चे एग्जाम रूम में लेट आए थे, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी। जब तुम इतनी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो और अगर तुमने दी होगी तुम्हें पता होगा, अगर तुम 5 मिनट भी लेट हो जाओ ना तो तुम्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता। तो ऐसे टाइम पे ग्रेस देना ये सभी लोगों को थोड़ा इलॉजिकल लगा। उसके बाद भैया सोशल मीडिया के ऊपर बहस शुरू हुई, न्यूज चैनल ने कवर किए, बड़े बड़े टीचर्स ने इन लोगों को टैग करना चालू किया, हाई कोर्ट तक बात पहुंची। अब हाई कोर्ट ने इन लोगों को आदेश दिए कि तुम लोग क्लियर करो कि ये जो ग्रेस है ये किस हिसाब से दे रहे हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी मुझे ये है कि एक ही सेंटर से 7-8 टॉपर्स कैसे आ रहे हैं। जैसे टॉप टॉपर 61 से 68 वाले जो रैंकिंग है वो एक ही सेंटर से आ रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा फिशी था कि एक ही सेंटर से भैया सब लोग पूरे में से पूरे नंबर लेके आ रहे हैं। 720 नंबर लाने वाले शायद 65-68 बंदे हैं। अब तुम लोग ही सोचो कि एम्स जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, जो बंदा 720 के लिए प्रिपेयर करेगा उसका सपना होगा कि मेरे को एम्स के अंदर एडमिशन लेना है। लेकिन अगर एम्स के अंदर सीटें जनरल वालों के लिए 50 है और किसी बंदे का नंबर 61 है, तो उसको 720 में से 720 लाने के बाद भी अगर उसके फेवरेट या उसके पसंद वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो फिर ये तो इस एग्जाम के ऊपर एक कलंक हुआ। अब यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर लोग या जो जेई कर रहे हैं, जो अभी 12th में है, 10th में है, आप लोगों को क्यों स्ट्रेस लेना है ये मैं बता देता हूँ कि आगे जाके आप यूपीएससी की तैयारी
तैयारी करेंगे, आप नीट की तैयारी करेंगे, आप जेई की करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा या मिडिल क्लास का बंदा ये एग्जाम को क्लियर करना इतना इजी नहीं है। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, फेल होते हो, फिर आप और मेहनत करते हो, फिर आप सेकंड अटेम्प्ट देखते हो, फिर आप अपनी फैमिली के आसपास देखते हो कि इन लोगों को मेरे से उम्मीद नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आपको लगता है कि अगर इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा अपनी फैमिली को। अब इस केस में जैसे तैसे तुम कट ऑफ पार करते हो, तुम्हें लगता है कि भैया अब मेरे को शायद एक कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और इतने में तुम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे घोटाला हुआ था। कई सारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि इसके पेपर बिके थे 30-30 लाख रुपए में, कई लोगों के नंबर 300 से 400 हो रहे हैं, लाखों की रैंक पुश हो रही है। तो भैया सीधी सी बात ये है, जब नंबर बढ़ रहे हैं तो घट भी रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद, इतने एफर्ट्स डालने के बाद अगर तुम्हें पता चले कि जो नीट हम दे रहे हैं वहां पे घोटाले हो रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं जेन्युइनली बताऊं, उस बच्चे का एजुकेशन से, एजुकेशन सिस्टम से, इस गवर्नमेंट से, नीट वालों से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए अगर इन लोगों ने घोटाला किया है तो इनके खिलाफ प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए, और वो कार्यवाही हो। आजकल तो भैया इंटरनेट पे कार्यवाही होती है जब सोशल मीडिया पे लोग आवाज उठाते हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पे आवाज उठाना जरूरी है। तो अगर तुम लोग किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो कि भैया उसने क्वेश्चन उठाए हाई कोर्ट से, तो जाओ रीट्वीट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बात सिर्फ इन लोगों की नहीं है। आगे जाके तुम भी कोई एग्जाम दोगे, उसके अंदर भी घोटाले होंगे, और होते हैं। पता नहीं कितनी सारी एग्जाम हुई है, उसके अंदर घोटाले हुए, रिजल्ट ही नहीं आते हैं। बच्चे धरने पे बैठते हैं, पुलिस वाले लठ मार के भगा देते हैं। जब कोई बंदा मेहनत कर रहा है, जॉब के लिए एफर्ट्स दे रहा है, और फिर भी जॉब ना मिले, पता चले एग्जाम में घोटाले हो रहे हैं, उसके अंदर नेता शामिल थे, कौन शामिल थे, इसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। तो तुम लोगों को, हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, चाहे वो नीट का स्कैम हो, चाहे वो पुणे में वेदांत अग्रवाल केस हो, जहां पे मध्य प्रदेश के वो जो 2 आईटी सेक्टर में काम करने वाले लड़के थे, वो मध्य प्रदेश के ही थे, उनको एक अंडर एज लड़के ने कार से ठोक के उड़ा दिया हो, चाहे वो केस हो, या फिर एक गुंडा एक इन्फ्लुएंसर को घर पे जाके बुली करता है, वो केस हो, हम लोगों का आवाज उठाना जरूरी है। तो भैया यहीं पे, इसी पॉइंट पे मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और जितने भी मेरे परम मित्र हैं जो ट्वीट से नाराज हुए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी थगेश भाई, मैं सही बताऊं, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना रहा था, तो अगली वीडियो आप पे ही आ रही है। और ऑल्सो आर्यन के खास सॉफ्टवेयर को पाने का मौका मिस ना करे भाई, उसके टेलीग्राम पे जाए, उसको बताएं कि हम क्रेजी दीप से हैं, है ना। और मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे मैंने 36,000 कमाए। तुम लोग भी पैसे कमाने का मौका मत छोड़ो। मैं चलता हूं भाई, ठीक है यार, बाय।